हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो आप लोगों का स्वागत है बच्चों। ये जो लघुतरीय प्रश्न का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसके वीडियो में, तो आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से हम लोग लघुतरीय प्रश्न करने वाले हैं बच्चों। और लघुतरीय प्रश्न का ये जो सीरीज़ है ना, इसमें मैं इतने लघुतरीय प्रश्न करा दूंगा कि एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो कोई एक या दो सवाल ही ऐसा होगा जो आप यहाँ पर नहीं देखे होंगे, या हो सकता है कि एक भी ऐसा सवाल ना हो जो कि मैंने यहाँ पर ना करवाया हो। ठीक है बच्चों, तो बस आप लोगों को करना ये है कि पेशेंस के साथ यहाँ पे सारे वीडियोस को देखने हैं और इसे अपने दोस्तों में शेयर करना है। इसका पीडीएफ भी मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दे देता हूँ। उसके कहाँ पे मिलेगा ये मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सवाल है, अम्ल क्या है? कोई दो उदाहरण दें। अम्ल का एक सूचक पर प्रभाव बताएं। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि अम्ल क्या है। तो अम्ल जल में विलयशील वे पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। ठीक, मतलब कि अम्ल जो है वो जल में घुलनशील वैसे पदार्थ हैं जिनका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। ठीक, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगर आप इतनी बातें लिख देते हो ना जी, 2 नंबर आपके। ठीक है बच्चों, इतने सारे, मतलब किसी का अगर डेफिनेशन देना है तो हम उसके गुण के बारे में बताएंगे, तो हमने उसके गुण बता दिए यहाँ पर। उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? कच्चा आम, हाँ इसमें अम्ल पाया जाता है। टमाटर, करौंदा, कच्चा अंगूर आदि अम्ल की उपस्थिति के कारण स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, अच्छा, अम्ल का उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है जी? प्रबल अम्ल है। सूचक पर क्या प्रभाव होता है? तो अम्ल मेथिल ऑरेंज को पीला से गुलाबी बना देता है। ठीक, मेथिल ऑरेंज को क्या करता है बच्चों? पीला से गुलाबी बना देता है। ओके, गुड। और लिटमस पत्र को क्या करता है जी? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि अम्ल जो है वो लिटमस पत्र को क्या कर देता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? मतलब एक अम्ल है, ठीक, लेकिन अगर वो जल की उपस्थिति ना हो वहाँ पर तो फिर वो अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करता है। क्यों? तो भाई उसका उत्तर हम लोग लिखने जा रहे हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनित होकर H+ आयन प्रदान नहीं करता है। मतलब देखो बच्चों, जब किसी अम्ल को आप जल में घोलोगे ना तो वो क्या करेगा? H+ आयन और OH- आयन में टूट जाएगा। ओके बच्चे, तो जब तक H+ आयन ना रहे तब तक अम्ल जो है वो अपना अम्लीय प्रवृत्ति दिखा ही नहीं पाता है। ओके बच्चों, तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि H+ आयन प्रदान नहीं कर सकते हैं, अतः ये अम्लीय गुण नहीं दर्शा सकते हैं। इनके अम्लीय व्यवहार के लिए जल विलायक की उपस्थिति अनिवार्य है। मतलब कि जल का घुलाने वाले के रूप में उपस्थिति बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि ये बेजलीय विलयन में ही आयनित होकर H+ आयन प्रदान कर सकते हैं और नहीं कर सकते। ओके बच्चों, चलिए ये एक अच्छा सवाल था जो कि हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं? अगर हम HCl और HNO3 की बात करें तो अगर हम इसे जल में घोल देते हैं तो ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तो H+ आयन प्रदान हो जाता है वहाँ पे। तो लिखेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में आयनित होकर H+ आयन देते हैं। चूँकि HCl और HNO3 आदि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, अतः ये जलीय विलयन में अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये है बच्चों कि अम्ल जो है वो आर्हेनियस ने कहा था कि जब इसे जल में घोलते हैं तो ये H+ आयन देता है। ठीक है, तो जब ये H+ आयन देता है बच्चों तो H+ की उपस्थिति के कारण अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। बस यही वाला बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला सवाल है कि शुष्क मतलब जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl जो है अगर सूखा रहे, है ना, गैस के रूप में रहे, तो फिर ये लिटमस पत्र का कलर ही नहीं बदल पाता। हाँ, जबकि इसको बदलना चाहिए था। ये अम्ल है तो उसको नीला से लाल कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कर पाता। क्यों? तो वही वाला बात है कि अगर जल नहीं रहेगा तो ये H+ आयन नहीं देगा, और अगर H+ आयन नहीं देगा, ठीक, तो H+ आयन नहीं रहेगा तो ये अम्ल के जैसा व्यवहार भी नहीं करेगा। तो वही बातें यहाँ पर लिखी रहेंगी बच्चों कि शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आयनित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन प्रदान नहीं कर सकती है, अतः यह अम्लीय गुण नहीं दर्शा सकती है। इस कारण से यह लिटमस पत्र के रंग को प्रभावित नहीं कर सकती है। इसके अम्लीय गुण के लिए विलायक यानी जल की उपस्थिति अनिवार्य है। जब तक जल नहीं रहेगा तब तक इसमें H+ आयन नहीं बनेगा।
अगला प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य के उदर में स्रावित होने वाले HCl अम्ल की कार्य पद्धति का वर्णन करें। मतलब कि मनुष्य के पेट में जो HCl निकलता है, स्रावित होता है, उसका कार्य क्या है, कार्य पद्धति क्या है, उसका वर्णन करें। तो देखो बच्चों, मनुष्य का उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो अमाशय रस का एक घटक होता है। अमाशय रस में 3 चीजें होती हैं, जिसमें से एक कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह अमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिसमें अमाशयी एंजाइम, मतलब कि अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्सिन सक्रिय होकर भोजन पचाने में सहायक होता है। पहले पेप्सिन जो है वो निष्क्रिय होता है, जैसे ही ये अम्लीय माध्यम मिलता है उसको, वो सक्रिय हो जाता है और भोजन पचाने का कार्य चालू कर देता है। अगला सवाल है बच्चों कि हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ जल में किस रूप में विद्यमान रहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। ये जो H+ आयन है ये जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रहते बच्चों, ये हाइड्रोनियम आयन में बदल जाता है। ये जल के अणुओं के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बनाते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस, देखो ये जो AQ है ना, ये एक्वस का मतलब होता है जल में घुला हुआ, या तो फिर H3O+ लिखते हैं। ठीक, ये हाइड्रोजन आयन को लिखने का तरीका है। तो देखो बच्चों, जब हाइड्रोजन आयन बनता है तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। और ये ऑब्जेक्टिव का भी सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल है बच्चों कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन क्यों करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का संचालन करता है बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। इसका कारण है कि अम्ल जलीय विलयन में कटायन एवं एनायन में अपघटित हो जाता है। कटायन एनायन क्या होता है बच्चों, जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं ना तो ये क्या हो जाता है, H+ और OH- में टूट जाता है, कोई भी रहे। ठीक, OH- में टूट जाता है। अगर कोई और रहेगा, मान लो कि Cl है, मान लेते हैं, चलो इसको हटाओ, मान लेते हैं कि एक अम्ल हमने डाला था HCl, तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। तो ये प्लस वाले को कटायन कहते हैं इंग्लिश में, और माइनस वाले को एनायन कहते हैं। अब देखो ये क्या है, आयन है, और हम सब जानते हैं बच्चों कि आयन जो है वो क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सहायक है। या तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा को ले जा सकता है या तो आयन लेके जा सकता है। तो अगर आयन इसमें है, अगर आयन इसमें बन गया है तो ये विद्युत धारा को प्रवाहित होने में मदद करेगा। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है बच्चों कि जलीय विलयन में कटायन एवं एनायन में अपघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित ये आयन ही विलयन से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि एक अम्ल लिया गया है HX, X बोले तो यहाँ पर क्या है, हेलोजन है। आप वहाँ पे क्लोरीन ले सकते हो, आप वहाँ पे ब्रोमीन ले सकते हो। तो देखो ये हाइड्रोजन आयन प्लस में और ये हेलोजन आयन माइनस में है ना, तो ये कटायन कहलाएगा, ये एनायन कहलाएगा। ओके बच्चों, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमसे, अगला प्रश्न देखिए आप लोग, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते। मतलब ना तो एल्कोहल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है और ना ही ग्लूकोज प्रदर्शित करता है। तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि H+ आयन वो नहीं दे पाता है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ही जलीय विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते हैं। यही कारण है कि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयन अम्लीय गुण नहीं दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कि अम्लीय गुण केवल तभी दर्शाएगा कोई भी विलयन जब उसमें H+ आयन रहेगा। अब एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जो हैं वो जल में घुलते तो हैं, लेकिन वो H+ आयन प्रदान नहीं करते, H+ आयन नहीं बनाते हैं, तो फिर वो अम्ल के जैसा व्यवहार भी नहीं करते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने बच्चों, सबल अम्ल एवं निर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रबल अम्ल और निर्बल, ये दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक के दो उदाहरण दें। सबल अम्ल या तो प्रबल अम्ल कह सकते हो, तो जो अम्ल जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित होकर H+ आयन देते हैं उसे सबल अम्ल कहते हैं। या तो ऐसे लिख सकते हो अपने शब्दों में कि वैसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं या तो सबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl हो जाएगा और HNO3 हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, ये सारे के सारे प्रबल अम्ल हैं। वहीं दुर्बल अम्ल या तो निर्बल अम्ल की बात करें तो जो अम्ल जलीय विलयन में आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा आयनित होकर H+ आयन देते हैं उसे निर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया बच्चों, कार्बोनिक अम्ल हो गया, एसिडिक अम्ल हो गया, ठीक, फॉर्मिक अम्ल हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, दुर्बल अम्ल हैं। फॉर्मिक अम्ल आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक, ये होमवर्क रहा।
अगला सवाल है बच्चों कि सबल क्षारक एवं निर्बल क्षारक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दें। तो वैसे क्षारक जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं, वो सबल क्षारक होते हैं। मतलब कि वैसे क्षार जो पूर्ण रूप से जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है वो सबल है यानी कि प्रबल है। और वो कौन है बच्चों, तो वो केवल दो ही है, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये ऑब्जेक्टिव के प्रश्न बनते हैं तो याद रखिएगा। और निर्बल क्या हो जाएगा, तो वैसे क्षारक जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं, वो निर्बल क्षारक कहलाते हैं। ठीक, और ये कैसे लिखेंगे कि वैसे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है वो क्या है बच्चों, निर्बल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, निर्बल हैं बच्चों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्यों, मतलब अम्ल को जल में मिलाइए, वो भी बूंद बूंद कर करके जल में अम्ल डालिए और उसको चम्मच से चलाइए। क्यों ऐसा करना चाहिए, तो देखो बच्चे, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपीय, मतलब जब हम जल में अम्ल को घुलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है तथा हमें जला सकता है। अतः सांद्र अम्ल को तनु करते समय सावधानीपूर्वक सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है तथा जल को लगातार हिलाया जाता है। और सांद्र H2SO4 में जल कभी भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी, ये वाला चीज़ आपको लिख देना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो विलयन है A और B, उनके pH मान क्रमशः 6 और 8 हैं, तो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनकी अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति बताएं। तो जिसका pH मान 7 से कम है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा क्योंकि वो अम्लीय होगा, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होगी, वो क्षारीय होगा। तो देखो A का दिया हुआ है 6, मतलब ये अम्लीय है और इसका सांद्रता ज़्यादा है। ठीक, तो क्या है जी, विलयन A में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, बिल्कुल सही। और विलयन A जो है वो अम्लीय है और B जो है वो क्षारीय है। इस तरीके से आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं। देखो क्षारीय विलयन में हम लोग कहते हैं कि वैसा विलयन या तो जिसमें OH माइनस अधिक हो उसे क्या कहते हैं, क्षारीय विलयन कहते हैं। तो क्या उसमें H+ आयन होता है, और अगर हाँ तो फिर वो क्षारीय क्यों होते हैं भाई। अगर H+ आयन है किसी विलयन में तो फिर हम उसे क्षारीय क्यों कह रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। तो चलिए इसको देखते हैं जी। तो सभी जलीय विलयनों में H+ एवं OH- होता है, ये आप लोग याद रखिए। जी हाँ, H+ आयन होता है। ठीक, विलयन की प्रकृति इन दोनों आयनों के सांद्रण पर निर्भर करती है। अब जिसका सांद्रण ज्यादा है, सांद्रण का मतलब मात्रा। अब मान लो कि किसी विलयन में H+ आयन जो है वो 100 पीस है, 100 पीस मैं बोल रहा हूँ समझाने के लिए, और OH- जो है वो मात्र 50 पीस है, दोनों है, लेकिन ये ज्यादा है। तो ये कि विलयन किसके जैसा करेगा, H+ के प्रभाव में आ जाएगा, यानी कि अम्ल के जैसा व्यवहार करेगा। और अगर ये बात करें कि ये 500 पीस हो जाए, OH- 500 पीस हो जाए और ये 100 पीस रहे, तो अब विलयन किसके प्रभाव में आ जाएगा, OH- के प्रभाव में आ जाएगा और क्षार के जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है बच्चों, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयनों के सांद्रण पर निर्भर करती है। जब विलयन में H+ और OH- आयनों का सांद्रण समान होता है, विलयन उदासीन होता है। अम्लीय विलयन में H+ आयन का सांद्रण OH- आयन के सांद्रण की अपेक्षा ज्यादा होता है, और क्षारीय विलयन में OH- आयन का सांद्रण H+ आयन के सांद्रण की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब जहां पर विलयन क्षारीय होता है वहां पर OH- ज्यादा होता है, जहां पर विलयन अम्लीय होता है वहां पर H+ ज्यादा होता है, और जहां पर जो विलयन है वो उदासीन होता है वहां पर H+ और OH- दोनों क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से अम्ल पाए जाते हैं। निम्नलिखित में जैसे नींबू का रस, इमली, सिरका, विटामिन सी की गोली तथा सेब। तो नींबू के रस में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक, सिरका में एसिटिक, विटामिन सी की गोली में स्कॉर्बिक तथा सेब में मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा ये। ठीक, अच्छा, pH क्या है और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो विलयन में हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में व्यक्त सांद्रण की ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। आपको ना इसको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। pH = माइनस का log 10H+। ठीक है बच्चों।
या तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखो लॉग का प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये माइनस को ऊपर भेजेंगे तो वो क्या करेगा, H प्लस आयन को ये नीचे लेके चला आएगा। तो ये लॉग वगैरह है, इसको मैं यहाँ पे समझाने नहीं जा रहा। लॉग जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो बहुत धुआंधार पढ़ाऊँगा लॉग, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि वहाँ पर सिखाया जाएगा। अभी आप लोगों को लॉग के बारे में नहीं जानना है, ठीक है। अच्छा, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है बच्चों, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। उत्फुलन की क्रिया क्या है, उत्फुलन किसे कहते हैं, तो कुछ लवणों के रबों को वायु में खुला छोड़ देने पर वे रवाकरण के जल के अणुओं को खो देते हैं। रवाकरण के जल किसे कहते हैं बच्चों, तो जैसे ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है ना, इसमें जल के 10 अणु यहाँ पे ऐसे उसमें पाए जाते हैं, वो उसको रवाकृत करते हैं, मतलब रवा का रूप प्रदान करते हैं। तो जब इसको ऐसे हवा में खुला छोड़ दोगे ना, तो ये जो 10 अणु है वो क्या हो जाएगा, उड़ के निकल जाएगा, ठीक। और जब ये उड़ के निकल जाएगा, रवा का मतलब होता है बच्चों एक आकृति देना, क्रिस्टल जैसा बना देना, तो वो अपनी क्रिस्टलीय आकृति खो देगा और क्या बन जाएगा, वो एक पाउडर जैसा हो जाएगा, ठीक। तो क्रिस्टल के जैसे से, यानी कि कड़ा जो आकृति था उससे पाउडर जैसा जो बनना है, उसी को क्या कहते हैं, उत्फुलन कहते हैं। अब आइए आपको समझाता हूं कि लिखेंगे कैसे। तो कुछ लवणों के रबों को वायु में जब खुला छोड़ देते हैं, तो खुला छोड़ देने पर वे रवाकरण के जल के अणु को खो देते हैं तथा विशिष्ट आकृति खोकर, मतलब उसका जो भी आकृति रहा हो ठोस आकृति में, खोकर स्वयं चूर्ण में बदल जाते हैं। यह क्रिया उत्फुलन कहलाती है। बात समझ में आया। पहले वो ठोस था, कोई ना कोई ठोस था, तो उसकी आकृति थी, वो बेचारा पाउडर बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपना पानी को खो दिया, ठीक है बच्चों। जैसे धोने वाला सोडा की बात करें, ये तो अपना रवाकरण के जल के 9 अणुओं को त्याग कर स्वयं चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। ये आपको लिख देना है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसवित जल विद्युत का चालक नहीं होता, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। क्यों? आसवित जल उसको बोलते हैं बच्चों जिसको बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से साफ कर दिया गया हो, तो उसमें से बिजली पार नहीं होता है। तो किसी द्रव से होकर विद्युत धारा के संचालन के लिए उसमें आयनों की उपस्थिति अनिवार्य है। जब तक किसी द्रव में आयन नहीं रहेगा या तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा बच्चों, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब विशुद्ध आसवित जल में आयन उपस्थित नहीं रहते, ठीक। जो बिल्कुल एकदम विशुद्ध आसवित जल है उसमें कोई आयन ही नहीं होता, अतः यह विद्युत का चालक नहीं है, ठीक है। सिंपल सा एक उसमें है ही नहीं भाई, तो इसलिए वो विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत को प्रवाहित नहीं करता है। जबकि वर्षा जल में हवा में उपस्थित नाइट्रोजन तथा गंधक के अम्लीय ऑक्साइडों में और ऑक्साइडों के घुले रहने से जल अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। मतलब हवा में सल्फर का और ये का जो ये है ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, वो जल को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। और अम्ल जो है उसमें जैसे ही घुलेगा जल में, तो वो क्या हो जाएगा, H+ आयन और OH- आयन वगैरह देने लगेगा। और अगर देगा तो मतलब धनायन और कटायन बनेगा, ठीक। मतलब कटायन और एनायन, और कटायन एनायन बनेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा। कटायन समझ रहे हैं ना, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। धन आयन और ऋण आयन बनेगा, ओके। तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन सा अम्ल बनता है, ये सब हटाइए। अमाशय रस का pH मान 1 से 3 के बीच होता है, तो बताइए कि अम्ल पित्त अम्लीय है या क्षारीय, और अम्ल पित्त का pH मान 1-3 के बीच किस पदार्थ के कारण होता है। 2 सवाल हैं। तो बच्चों अम्ल पित्त अम्लीय होता है क्योंकि pH मान कितना है, 1 से 3 के बीच है। और वही अम्ल पित्त का pH मान 1 से 3 के बीच क्यों है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण है, ठीक। अगला सवाल है बच्चों, विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोग लिखें। बहुत अच्छा। तो विरंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है, सादा चूर्ण है, जिसमें क्लोरीन की गंध बराबर निकलते रहती है, जिससे क्लोरीन की गंध निकलते रहती है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या चूना का क्लोराइड है। इसका सूत्र CaOCl होल Cl होता है, या तो फिर ClOCl2। ये आपको एकदम याद रखना है बच्चों। इसका उपयोग विरंजन में, यानी कि किसी भी चीज़ का कलर को उड़ाने में, बीज संक्रामक के रूप में यानी कीड़ा मकोड़ा मारने के रूप में ये होता है, और पानी के जल को शुद्ध करने में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपको एकदम याद रख लेना है इसको, ठीक है। हाँ जी, तो इस तरीके से आज का ये क्लास समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके अवश्य बताएं बच्चों। अगर अच्छा लगा है ना तो इसे एक लाइक करें। पहली बार SR क्लासेस चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत मेहनत की जाती है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके कुछ अच्छा कर पाओगे तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती बच्चों। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, और आप क्वालिटी देख सकते हो, है ना।
अब बताता हूँ ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, क्लास 10th 2023 टेलीग्राम लिखा हुआ होगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें एसआर क्लास के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर करके एसआर फैमिली का एक हिस्सा बन जाए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर तो सबसे ज़्यादा करना है। ठीक है बच्चों।